नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ अभी चर्चा के लिए टाइम्स ऑफ स्वराज के एडिटर संतोष सिंह साहब हैं। संतोष जी की पकड़ बहुत अधिक है बिहार के मामले में, और बिहार में जहां जहां चुनाव हुए हैं उनमें से कई लोकसभा क्षेत्रों का इन्होंने भ्रमण किया है। देखिए, आपको पता ही है कि 32 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल 8 में चुनाव संपन्न होने हैं, कल 1 जून को। लेकिन बिहार का मिजाज क्या है और नतीजों के संकेतक क्या है? एग्जिट पोल की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन नतीजों का पूर्वानुमान लगाया जाने लगा है और यह पता चलने लगा है कि नतीजे किस ओर जा सकते हैं। तो हम संतोष सिंह साहब से देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम शुरुआत करते हैं कि संतोष सिंह जी, आप सरकार की खिंचाई भी करते हैं। जब सरकार जनता के हित में काम करती है तो आप सरकार के साथ भी खड़े होते हैं। यह चुनाव इतना लंबा चुनाव हुआ, सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि इस चुनाव में आपने क्या देखा? क्या एंटी मोदी कोई लहर थी? नीतीश के खिलाफ कोई लहर था? तेजस्वी के पक्ष में कोई लहर थी? क्या मतदाता जो है मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक को लाना चाहते हैं? क्या समझा आपने? देखिए, अगर इस चुनाव को अगर आप गौर करिएगा तो कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था। न राम कहीं दिखाई दिए, न राम मंदिर का कोई मुद्दा था, न धारा 370 था, न कॉमन सिविल कोड था, न सीए था। मतलब जो भारत पाकिस्तान था, न आपको मंगलसूत्र दिखाई दे रहा था, न मुजरा दिखाई दे रहा था। आप देखिए, भाषण जो कुछ स्टेज पर हो रहा था वो एक लग रहा था जैसे, मतलब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो लग रहा था एक रंगमंच है जहाँ लोग आ रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता उससे कहीं कनेक्ट नहीं था। वोट जिस तरीके से लोग दे रहे थे, स्थानीय उम्मीदवार मुद्दे रहने के कारण उम्मीदवारों से खासा गुस्सा रहा, और इस गुस्सा का नुकसान उम्मीदवार को 2-4-5% वोट के होगा, चाहे या लोग नोटा पर दे दिए या गए नहीं। उम्मीदवारों का गुस्सा कम नहीं। क्यों ये मोदी का प्रयोग रहा? जबकि मोदी के बारे में मेरा मानना है कि फील्ड में जो हालात है उसका बेस्ट जानकारी उनके पास रहता है। उनका जो सोर्स है वो ग्राउंड जीरो से सबसे अधिक खबर रहती है। फिर क्यों वो क्या मजबूरी थी, क्यों रिपीट की, ये तो अलग कहानी है, होगा अलग। लेकिन आक्रोश था, उसका नुकसान कुछ न कुछ हुआ। एक और चीजें जो सामने आई कि एनडीए के वोटर जबरदस्त बिखरा हुआ है। एनडीए के वोट में टूट हुआ बिहार में, यह बात आप मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं। इतना ही नहीं मान रहे हैं कि एनडीए का जो परंपरागत वोटर था, जो कोर वोटर था, सवर्ण हो या बनिया हो, उसमें जबरदस्त टूट हुई है। नीतीश कुमार के साथ जो कुशवाहा का वोट था, कुर्मी का वोट था, अति पिछड़ा का वोट था, महादलित का वोट था, सब जगह टूट है। मतलब नीतीश कुमार अब लबकुश के मतलब मालिक नहीं रह गए। हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर देखिए, अब तो रिजल्ट में बहुत सारी चीजें, लेकिन टूट हुआ। जैसे कहीं हमको एक खास ट्रेंड हमको पूरे औरंगाबाद से लेके समझिए पटना तक दिखाई दिया कि जैसे बढ़ी जाति पता नहीं क्यों एनडीए के खिलाफ बढ़ाई जो कारपेंटर होते, मतलब बहुसंख्यक आबादी, मतलब संयोग ऐसा हुआ कि हम जो अब शर्मा में बड़ा डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन एक बार औरंगाबाद में हमको महसूस हुआ कि ना, ई शर्मा जी सब लोग दे रहा है। बढ़ई की संख्या तो बहुत नहीं होगी, लेकिन कुशवाहा और कुर्मी की बात भी आप कर रहे हैं। बढ़ई इसलिए हम बार कर रहे हैं, वो अति पिछड़ा आता है। अति पिछड़ा का वोटिंग ट्रेंड एक रहता है, उस ट्रेंड में हमको टूटते हुए, जैसे ततमा, मतलब वो कहा तो प्रयोग किया ना, तेजस्वी यादव ने चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया। ततमा उस वजह से जो है लोग कह रहे हैं कि ततमा में टूटे। लेकिन आप उत्तर बिहार में जाइएगा तो चौपाल अलग जाती है, ततमा अलग जाती है। ताती ततमा जो हाँ, वो अलग है। उसके कारण पटना में हम लोग बैठ के ये कह दें कि भाई ये चीजें तो चौपाल, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता है कामेश्वर चौपाल, लेकिन ततमा कभी भी चौपाल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे आईपी गुप्ता एक नया नेता बने, नए नेता बने, तो वो अलग चीज है, लेकिन उसमें टूट दिखा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही कि फर्स्ट फेज में महिलाएं घर से नहीं निकली है। पहले चरण में महिलाएं घर से नहीं निकली, इस बात को आप नोट कर रहे हैं? एकदम, हम आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। अच्छा, पहले चरण में महिलाएं कम निकली थी पुरुषों की तुलना में। तो फर्स्ट फेज में महिलाएं निकली नहीं, और हमें लगता है इसलिए वो चारों सीट जो है ना, बहुत मुश्किल से, अगर एनडीए जीत हार भी होगी तो बहुत मुश्किल से वो चारों। आप औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई के बारे में कह रहे हैं? हाँ, ये चारों फेज में महिलाएं मतलब पुरुष की तुलना में 0.58% के करीब जो है सो कम निकली है। तो ये संकेत से, क्योंकि हम देखिए 2010 से एक बात जो ट्रेंड हमने देखा है बिहार के, कि महिलाएं का जो वोटिंग ट्रेंड रहा है ना,
उसका एक अलग नेचर रहा है। बिल्कुल। हाँ, वो जात पात धर्म मजहब पर जो है, ये शिवहर की घटना हम आपको बताएंगे तो आप तो कहेंगे क्या बात आप संतोष जी करें। शिवहर में मुसलमान महिला हमको देखिए वोट करते हुए। शिवहर में मुसलमान महिला किसको वोट कर रही थी? जदयू को, लवली आनंद को। लवली आनंद को। तो ये देखिए संतोष सिंह बड़ी बात कर रहे हैं कि शिवहर में इन्होंने नोट किया कि मुस्लिम महिलाएं लवली आनंद को, जेडीयू को, मतलब नीतीश कुमार को वोट कर रही हैं। तो देखिए बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार, फिर भी हाँ बीजेपी के साथ हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए कि जहाँ तीर निशान रहा वहाँ महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़ कर। हमने नहीं, आप क्या कर रहे हैं कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वहां महिलाओं ने अधिक उत्साह के साथ मत किया है, और जहां बीजेपी के उम्मीदवार लड़ रहे थे वहां महिलाओं ने कम उत्साह के साथ मत किया है। 6 चरण का डाटा देख लीजिए। डाटा तो यही कह रहा है। क्या कहता है डाटा? डाटा कहता है कि जैसे मान लीजिए कि सेकंड फेज से दे दी, सेकंड फेज तो पूरा जदयू का था, बिल्कुल। तो जो माइनस में था अचानक 6% का इंक्रीज होता है। सेकंड फेज में 9% का इंक्रीमेंट, थर्ड फेज में 11% महिलाओं का मत, और फोर्थ फेज में फिर 9। आप फोर्थ फेज में देखिएगा एकमात्र सीट बीजेपी का सिर्फ मधुबनी है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा वोट की। बाकी सभी जगह दीजिएगा हर फेज। अब जैसे आप सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा महिलाएं पोल की हैं, आप वैशाली में सबसे कम महिलाएं पोल की हैं। दोनों में आपको अंतर। तो इस बात के नतीजे कैसे बदलेंगे? देखिए महिलाएं अभी भी नीतीश पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं महिलाएं नीतीश पर भरोसा अब भी कर रही हैं? किस बात को लेकर नीतीश कुमार पर इतना भरोसा है, जबकि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहा जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं रह गई है, वह सरकार चला नहीं पा रहे हैं, पर्दे के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है। अब बिहार में राजनीतिक राज नहीं है, प्रशासनिक राज है, इसके बाद भी आप कह रहे हैं महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी से भी अधिक। देखिए माइक्रो लेवल पर हमें लगता है कि हम लोग जो पटना में बैठते हैं ना, वो पता नहीं है कि महिला वोटर ज्यादा वोट करे। इसके लिए जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह के नाम से एक अधिकारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारी हैं, उन्होंने सभी जीविका दीदी के नाम पत्र उन्होंने जारी किया है। अच्छा। उसकी विधिवत सूचना इलेक्शन कमीशन को भी है कि हम महिला मतदाता को जागरूक कर रहे हैं। और उस समूह को कहा गया है कि इलेक्शन के बाद जो सबसे बेस्ट प्रतिशत जिन महिला समूह का रहेगा उनको 25,000 रुपया इनाम मिलेगा। अच्छा। ये किसी को पता है? नहीं पता है। हाँ, तो ये जो टर्नअप देख रहे हैं महिलाओं का, उसमें बड़ी। और एक बात समझ लीजिए, हम लोग शराबबंदी का जितना मजाक उड़ा लें, शराब तो घर घर पहुंच जा रहा है। लेकिन गांव की महिलाएं अभी भी मानती हैं कि पहुंचाने वाला जो है वो दूसरा पार्टी का आदमी है। नीतीश कुमार अभी भी शराबबंदी के लेकर जो उनका कमिटमेंट है ना, उसके प्रति वो अभी भी मतलब अब भी महिलाएं जो है शराबबंदी के पक्ष में हैं और इस मुद्दे पर वो नीतीश कुमार के साथ हैं। एकदम मेरा तो यही अनुभव रहा कि अच्छा, आपका अनुभव ये रहा। आपका अनुभव तेजस्वी यादव के लीडरशिप को लेकर क्या रहा? क्या तेजस्वी यादव के लीडरशिप पर लोगों ने भरोसा किया, भरोसा बढ़ा, भरोसा कम रहा कि यथावत है? देखिए तेजस्वी यादव 251 सभा खुद कहते हैं क्या, उसमें 17 सभा को हम कवर किए। हमारे समस्तीपुर जिला में भी, दरभंगा में भी, और वैशाली के आसपास मुजफ्फरपुर में। एक खास मतलब एक चीज हमको बार बार हम उनके जो प्रोग्राम बनाने वाले लोग थे उन लोगों से भी हमारी बात हुई। हमने कहा कि भाई आप यादव के गांव में हेलीकॉप्टर क्यों उतार रहे हैं? यादव के गांव में हेलीकॉप्टर क्यों उतार रहे हैं? हाँ, वो तो आपका वोटर है ही। आप मुरेठा बांध के हरियर गमछा, अरे भाई किसको दिखा रहे हैं? हम मान लीजिए कि हम आपका वोटर है, तो हरियर गमछा वाला तो ऑलरेडी आपका तो डंडा लेकर खड़ा है वोट करने के लिए। उसको आप जितना उत्तेजित करिएगा, जितना उत्साहित करिएगा, उतना आपका जो बगल वाला गांव का लोग है, पड़ोसी उसका है, वो आपके साथ रहते हुए भी आपसे दूर होगा। ये लालू यादव के शासनकाल में भी यही स्थिति बनती थी। तो ये स्ट्रेटजी हमको समझ में नहीं आया कि ये क्यों। भाई यादव और मुसलमान तो आपका है ही, आपको A to Z जोड़ना था। आपने कुशवाहा को टिकट देके आपने बड़ी कोशिश की। बहुत नहीं, ये जो कुशवाहा को टिकट देने का प्रयोग किया, इसका कोई सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेगा चुनाव में? जरूर। कुशवाहा वोटर तो ऊपरी तौर पर तो लग रहा है बड़ी टूट हुई है। जो लव कुश का, जो नीतीश कुमार का जो मतलब 2005 के बाद, नहीं लोग कहते हैं कि गांधी मैदान में शायद लव कुश कोई सम्मेलन हुआ था, नीतीश कुमार किए थे। उस समय से जो लव कुश एक जगह है, उसको तो लालू यादव ने तोड़ दिया पूरी तरह। अच्छा, कई लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी तो वह तो 17 के इर्द गिर्द ही रहेगी, लेकिन जेडीयू को कई सीटों पर, कई लोग कह रहे हैं डबल डिजिट में नहीं पहुंचेंगे, कई सीटों पर बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लग रहा है? 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ा,
16 सीटों में से जेडीयू कितनी सीटें चुनाव में जीतने जा रही है? देखिए बहुत क्लोज अगर कहिए जी। तो किशनगंज और काराकाट में तो खैर जहानाबाद जी, सॉरी जी। किशनगंज और जहानाबाद ये दोनों सीट हमको लगता है कि उनका कमजोर सीट था। 16 में 2 ही सीट आप मान रहे हैं कमजोर सीट, हाँ हाँ यही हम दो मान रहे हैं कमजोर सीट। जहानाबाद का रिजल्ट अप्रत्याशित हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। हाँ लेकिन ये 2 सीट हमको कमजोर लगा। हाँ। बाकी सीट पर पूर्णिया भी नहीं लगा। पूर्णिया देखिए अंतिम समय में तेजस्वी यादव का जो ये बयान है ना कि आप हरा दीजिए, हमें लगता है कि उसका बीमा भारती का जो वोटर था ना वो कहीं न कहीं हमको लगा शिफ्ट करता हुआ दिखा संतोष कुशवाहा की ओर। तो संतोष कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं पूर्णिया में? हाँ जीत सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं ये कह सकते हैं। यदि आप कह रहे हैं काराकाट, जहानाबाद और किशनगंज, तो फिर आप यह भी कह रहे हैं कि कटिहार में तारिक अनवर भी नहीं जीतने जा रहे हैं? वहाँ बहुत क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज फाइट। हाँ देखिए मेरा इंडिकेटर क्या है, महिला वोटर। वहाँ क्या हुआ है आपको किशनगंज और ये आपको कटिहार में 2019 की तुलना में महिलाएं कम वोट की ये। और भागलपुर, अब अगर आप सीट वाइज हमसे बात करिएगा तो भागलपुर में भी महिला नहीं निकली है। भागलपुर में महिला नहीं निकली है। और ललन सिंह चुनाव हार जाए, आप लिख लीजिए। अच्छा, ललन सिंह चुनाव हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नहीं, आप कह रहे हैं मुंगेर ललन सिंह हार सकते हैं? हार सकते हैं हम, इसलिए जो मेरा मान लीजिए आप कोई पैमाना रखिएगा ना, मेरा पैमाना महिला वोटर है। ललन सिंह के कंस्टिट्यूएंसी में महिला वोटर वोट करने निकली ही नहीं। लगभग 12% वोट का नुकसान है महिला वोटर का। अच्छा, मात्र 55% पुरुष वोट किए हैं, वहाँ 55% महिलाएं। नहीं चलिए, तो आप 16 सीटों में से जेडीयू को कितना सीट देना चाहते हैं? क्लोज फाइट वाली छोड़ दीजिए, जो क्लियर मानते हैं कि हाँ इतनी सीटों पर जीत संभव है। 12 सीट हम मानते हैं। 16 में 12 जेडीयू जीत सकता है, मतलब 4 सीटों पर लड़ाई फंसी है, 2 सीटें हारने की संभावना है, किशनगंज और जहानाबाद। ठीक है, तो चलिए अब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। चलिए, इनको 4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, 2 पर संभावना है, 2 तय दिख रहा है, लेकिन 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी, तो बीजेपी 17 सीटों में से कितनों पर जीतने जा रही है? देखिए कम मतलब जीतने के लिए तो मान हो सकता है 17 जीत जाइए, 17 में 17 जीत जाए। हाँ हो सकता है, ये वहां भी हम वही फार्मूला लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे टफ सीट है जहां हार सकती है बीजेपी, उसमें हम मानते हैं अररिया। औरंगाबाद के बारे में क्या मानते हैं? हाँ औरंगाबाद को भी मानते हैं। सुनिए, अगर हमारा महिला इंडिकेटर मानिए तो औरंगाबाद और नवादा दोनों, वहां दोनों जगह पर महिलाएं नहीं निकली। जो सीधा नुकसान दिख रहा है 6 से 10% वोट का दोनों कैंडिडेट को। तो ये अगर मान लीजिए कि बाकी चीजें अगर कुछ अंदर खाने चीजें चली होंगी, फर्स्ट फेज में उस तरीका का मोमेंटम नहीं बना तो नुकसान हो सकता है। हम मानते हैं कि औरंगाबाद और नवादा उधर फर्स्ट फेज में, उसके बाद अरवल भी हम अरवल तो लोकसभा अरवल नहीं, ये नहीं, जहानाबाद तो आप मानेंगे नहीं ना, औरंगाबाद नवादा और उसके बाद अररिया 3 सीट मानते हैं। उसके बाद उजियारपुर भी रिस्क जोन में है, एकदम रिस्क रेड जोन में। अच्छा, उजियारपुर में क्योंकि हम बगल कंस्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं, उजियारपुर देखिए पहली बार ऐसा हुआ है उजियारपुर कंस्टिट्यूएंसी में कि यादव और कुशवाहा दोनों साथ वोट किया। अच्छा, यादव और कुशवाहा दोनों साथ करते हैं? आज तक कभी नहीं करता था वहाँ। और यादव और कुशवाहा वोट करने के बाद उसका 2 कंस्टिट्यूएंसी उजियारपुर और विभूतिपुर, यहाँ से कम लीड करेगा तो 80,000 से आलोक में था। उसको पाटना, इनके पास कोई इस तरीके का कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, बिल्कुल वहाँ महिला ट्रेंड रहती है। कम्युनिस्ट देखिए महिला के बीच वामपंथियों का ही पहुंच, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहुंच नहीं है। लाभुक योजना के सहारे जो पहुंच जाए कोई सीधा, लेकिन वामपंथियों का वहाँ पहुंच है। और वो दोनों इलाका जो है वामपंथियों का गढ़ है। तो चलिए ठीक है, आपने कहा कि जेडीयू 12 सीटें तो कंफर्म जीत रही है, 2 सीटें वेरी क्लोज फाइट में है और 2 सीटों पर चुनाव हार सकती है। बीजेपी आप कह रहे हैं 17 में 17, लेकिन आप कई सीटों को वेरी क्लोज फाइट में मान रहे हैं, तो कंफर्म सीटें कितनी मान रहे हैं आप? देखिए हम 14, तो इसका मतलब 14, 12, 26 तो यह जीत ही रहा है ना एनडीए। और हम में जीतना मांझी जीत जाना चाहिए, जीतना मांझी को जीत जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या भविष्यवाणी? कल चुनाव है। हाँ बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। तो 27 सीटें कंफर्म और 4 सीटें आप और मानते हैं, जैसे इसका आपको खगड़िया चिराग पासवान के लिए खगड़िया बहुत मुश्किल सीट है। खगड़िया मुश्किल सीट है। वैशाली में हमको सिर्फ फिर वहाँ महिला वोटर बहुत वोट किए,
इसलिए वो इंडिकेटर जो है, जो हम मानते थे कि वैशाली में चुनाव बीना देवी हार जाएंगे, लेकिन महिला वोटिंग जो है वो जबरदस्त की है वहाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ भी 10+ के लगभग वोटिंग की है। तो हम ये जो 10% का जो फर्क है ना, उसको क्योंकि आप देखिए आरजेडी के साथ क्या था, जाति समूह हुए, मान लीजिए वहाँ जोड़े मल्लाह को जोड़े, अलग से आप मल्लाह को लाए, भूमियार को लाए, जो आपका वोटर नहीं था, ज्यादा तो मुसलमान। मल्लाह गए इंडिया ब्लॉक की ओर। आप मुजफ्फरपुर में आपने क्या अनुभव किया? देखिए मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा अगर मुकेश सहनी के लाने का फायदा अगर हुआ है तेजस्वी यादव को, तो मुजफ्फरपुर में ही हुआ है, और वैशाली का भी इलाका के लिए वहाँ सबसे ज्यादा काम भी मुकेश सहनी का है। अच्छा। हाँ, उसका असर को लाभ। अच्छा देखिए, कई लोग कहते हैं कि जितनी सीटों की बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ सीटों पर फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई यदि आप औरंगाबाद, नवादा, अररिया छोड़ दीजिए तो सीटें जीत जाएगी बीजेपी। उजियारपुर मतलब ठीक है, 4 सीटों को आप मान रहे हैं 17 में, तो 13 तो हुआ ना, और उधर आप 12, 25, 227 करके आप बता रहे हैं। और अच्छा, चिराग पासवान तो जीत रहे हैं ना? वैशाली भी टफ है। नहीं, चिराग पासवान की मैंने बात की। हाजीपुर वहाँ महिलाएं कम निकली है, इसलिए देखिए हम, मेरा इंडिकेटर तो महिला वोटर है। उस फेज में सबसे ज्यादा महिला निकली है सीतामढ़ी। अच्छा। सबसे कम महिला निकली है वैशाली में। समस्तीपुर एज है वहाँ, सांबवी चौधरी को है। सांबवी चौधरी को। अच्छा देखिए, कई लोग कहते हैं कि बीजेपी जितनी सीटें अभी जीत रही है वह अपने बूते और अधिक सीटें जीत सकती थी, नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं थी। यदि नीतीश कुमार नहीं आते तब भी बीजेपी तो जीतती ही जीतती ये सीटें, कि नीतीश कुमार के आने का कितना फायदा हुआ और नीतीश कुमार नहीं आते तो नुकसान कितना होता। जो ये सवाल कर रहे हैं ना, हम नरेंद्र मोदी से बेहतर चुनाव प्रबंधन करने कोई नहीं जानता है। कोई तो मजबूरी, अमित शाह नहीं चाह रहे थे, बिहार बीजेपी नहीं चाह रही थी कि नीतीश कुमार को ले, क्योंकि अमित शाह भी और बिहार बीजेपी भी मानती थी कि नीतीश कुमार लेबिलिटी है। ऊपरी तौर पर यही लग भी रहा है, भाषण ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, चीजों को अच्छे तरीके से रख नहीं रहे हैं, थोड़ा बोलते बोलते बहुत कुछ बोल भी जा रहे हैं, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ नहीं लग रहे हैं। ऊपरी तौर पर जो इनको लग रहा होगा, मेरा मानना है जब तक 25 सीट जिस समय में हुआ था, मतलब 5वां फेज तक, कि अगर 24 सीट अगर नीतीश कुमार इनके साथ नहीं रहते तो इनका खाता नहीं खुलता। नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता, ये स्थिति हो जाती है। अच्छा, क्योंकि इनका क्या है, राम नहीं चल रहा था, धारा 370 नहीं चल रहा, यही सब ने जात का राजनीति को तोड़ रहा था। यही एक फैक्टर है, राष्ट्रवाद, भारत। नहीं, आप कह रहे हैं खाता नहीं खुलता, तो क्या पटना साहिब भी नहीं जीतता? पटना साहिब तो ये सब तो मान लीजिए कि कोई खड़ा हो, आज इस हाथ लालू यादव शासन काल में पटना साहिब जीत जाता है। ये सीट पटना साहिब छोड़ दीजिए, मतलब एक वो पटना साहिब पूरी तौर पर शहरी सीट है। आराम में आर.के. सिंह भी हार जाते। हाँ। अच्छा, वो कोई लड़ाई में कहीं दूर, गिरिराज सिंह से पूछिए ना। आप, हम बाकी लोगों को नहीं करते, गिरिराज सिंह से पूछिए, राजीव प्रताप रूडी से पूछिए, जो बीजेपी, अगर छपरा में राजीव प्रताप रूडी जीत रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जीत रहे हैं? अगर राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं तो नीतीश कुमार के कारण जीतेंगे। नीतीश कुमार के कारण जीतेंगे, न कि बीजेपी के कारण। ना, बीजेपी की बात तो छोड़ दीजिए। अच्छा, नीतीश मतलब बीजेपी का जो अपना वोट है वो, मतलब आप विनिंग कॉम्बिनेशन में है जो आपके साथ नीतीश कुमार है। नरेंद्र मोदी का ये फैसला जो है, आप सीधे तौर पर समझिए कि कितना, नरेंद्र मोदी अगर अकेले लड़ते तो 30-32 सीट पर लड़ते, सीधा 13-14 सीट का नुकसान किए ना नीतीश को लाके, तो इतना नुकसान बेवकूफ आदमी है क्या? जो चीज आज हम समझ रहे हैं कि जात चला, राष्ट्रवाद। सिवान के बारे में क्या खबर है? वहाँ तो हिना साहब से लड़ाई है। हिना साहब से लड़ाई है। हिना साहब जीत भी सकती है क्या? हाँ, जीत भी सकती है। जीत भी सकती है। हाँ, जीत भी सकती है, अगर मान लीजिए बाकी सवर्ण का वोट उनको मिला ही है, बाकी वोट को अगर कलेक्ट करने में कामयाब हुए होंगे। तो आपका जो पॉलिटिकल कैलकुलेटर है, इसके हिसाब से तो चुनाव बाद भी नीतीश कुमार की हनक समाप्त नहीं होने वाली है। चुनाव, ये जो तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद, हाँ, क्यों बोल रहे हैं? कभी आज तक कभी आरजेडी को ये समझ में आया कि काका उनको छोड़ के जा रहे हैं? सो नहीं समझ में आया, चाचा छोड़ के जा रहे हैं। शपथ ग्रहण करवा लिया, मंत्री हटवा लिया 1 सप्ताह पहले, तब तक इसको समझ में नहीं आ रहा था काका का प्लान भी शुरू है। तो ये काका का प्लान इन लोगों के बस के बाहर की बात है। और ये देखिए, नीति ये काहे बोल रहा है, इसको भी समझिए, इसकी राजनीति समझिए कि ये 6 पेज में जब आया तब तेजस्वी ये लाइन लिया है, और 7वें फेज में गौर करिए उसकी वजह क्या है। इस दोनों जगह अति पिछड़ा वोटर है,
और अति पिछड़ा वोटर को ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कि काका हमारे ही साथ है या नहीं तो आ रहे हैं। और अति पिछड़ा वोटर का माइंडसेट क्या है कि वो नीतीश कुमार मतलब वहां जहां उसको कहीं सवर्ण से उसको सुरक्षा चाहिए तो कहीं यादव से उसको सुरक्षा चाहिए, उसमें उसको नीतीश कुमार थोड़ा सॉफ्ट नजर आते हैं कि इनके रहते हुए हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उस वोट को अगर 1-2% भी तोड़ने में यह कहकर अगर तेजस्वी कामयाब हो जाता है तो यही तो मैं ये समझना चाहता हूँ ना कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की शर्तों पर बिहार में सरकार चलेगी या बीजेपी की शर्तों पर जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चाहेंगे वही होगा? सम्राट चौधरी मुंह दिखाने लायक रहेंगे? अच्छा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या को कुशवाहा का वोट जितना हेलीकॉप्टर उतारा है, क्या को कुशवाहा का वोट दुलाया है? कुशवाहा अगर मान लीजिए कि 3-4 सीट भी अगर आरजेडी जीत जाए, अगर मान लीजिए औरंगाबाद हार जाए बीजेपी, तो इनको अध्यक्ष पद और मंत्री पद रहने देगा? ये समझिए तो विजय सिन्हा जो है मतलब नीतीश कुमार की ही चलेगी सरकार में। विजय सिन्हा भूमियार का वोट जब वैशाली में ट्रांसफर नहीं करा पाए, महाराजगंज में ट्रांसफर नहीं करा पाए, तो लखीसराय में ट्रांसफर कराने से थोड़े उनको मंत्री। अच्छा, महाराजगंज में भूमियार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, भूमियार का वोट मिल गया आकाश सिंह को, इसका मतलब आप कह रहे हैं? अच्छा, मिला बहुमत वोट उन्हीं को मिला। अच्छा, बहुमत वोट तो बैठे हुए थे, कहां प्रचार अभियान गए आकाश के साथ? नहीं गए जी। अब पार्टी ज्वाइन कर लिए लेकिन गए नहीं घूमने कभी हुआ। चलिए, तो देखिए संतोष सिंह की भविष्यवाणी तो बहुत ही विस्फोटक है। यदि नीतीश कुमार नहीं आते बीजेपी में तो पटना साहिब जैसी सीटों को छोड़ दीजिए, बीजेपी का खाता नहीं खुलता। और इस बात को भूल जाइए कि नीतीश कुमार की सीटें सिंगल डिजिट में होने जा रही, डबल डिजिट में होगी। 2 सीटें खतरे वाली सीट है, किशनगंज और जहानाबाद। बाकी सीटों पर जीत की उम्मीद है। और ठीक इसी प्रकार से बीजेपी के लिए जहां खतरा है वो सीटें हैं औरंगाबाद, वो सीट है नवादा, वो सीट है उजियारपुर और अररिया। तो ये बड़ी भविष्यवाणी। अब वक्त कहाँ बचा है, कल हम एग्जिट पोल भी दिखाएंगे ही, लाइव सीरीज का एग्जिट पोल क्या कहता है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।